नमस्कार, मैं ओमी आपका स्वागत करता हूं योर रनडाउन के इस खास पेशकश कहानी उत्तर प्रदेश की में। हमने पिछले और अपने पहले एपिसोड में बताया था उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास के बारे में, और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में अब तक रहे मुख्यमंत्रियों के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं 1946 से 1955 के दौर की। बशर्ते हम आजादी के बाद के उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हों, लेकिन जब जब बात पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत की होगी तो गुलाम भारत में उनकी भूमिका पर चर्चा शुरू से ही होगी। सैकड़ों साल पहले जब एक कोंकणी ब्राह्मण परिवार आज के महाराष्ट्र से उस समय के उत्तर प्रदेश के कुमायूं पहुंचा होगा, तो उस परिवार में किसी को भी यह अंदाजा नहीं होगा कि एक दिन उनके परिवार का यह बच्चा देश के सबसे बड़े सूबे का मुखिया बनेगा। गोविंद वल्लभ पंत का जन्म अल्मोड़ा में हुआ था। बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार रहे पंत जी ने वकालत को अपना पेशा बनाया। वकालत में अपने सच्चे सिद्धांतों के लिए पंत जी बहुत मशहूर थे। सन 1921 में पंत जी को लेजिस्लेटिव असेंबली में चुना गया। तब उत्तर प्रदेश नहीं होता था, बल्कि यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा और अवध होता था। पंत जी ने ही काकोरी कांड में रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान का केस लड़ा था, और जब एक समय नेताजी और नेहरू जी के बीच में संबंध बिगड़े तो उन्होंने उन दूरियों को मिटाने की भरसक कोशिश की थी। 1937 का वो साल जब पहली बार पंत जी को संयुक्त प्रांत का प्रमुख बनाया गया था, लेकिन 1946 से 1954 के बीच जब यूनाइटेड प्रोविंसेस से उत्तर प्रदेश बना तो वो ही पहले मुख्यमंत्री बने। पंत जी सिर्फ एक क्षेत्र के नेता नहीं थे, बल्कि उनकी पकड़ पूरे देश की राजनीति में बराबर की थी। इसी वजह से जब राज्यों के पुनर्गठन का दौर चल रहा था तो सन 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बतौर गृह मंत्री केंद्र में बुला लिया। अगर पंत जी को सबसे ज्यादा किसी चीज के लिए जाना जाता है तो वो है हिंदी को राजकीय भाषा का दर्जा दिलाने के लिए। कहते हैं जब नेहरू जी ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया तो पंत जी ने इसका खुलकर विरोध किया था। पंत जी का निधन 1961 में हो गया था। 1955 डॉक्टर संपूर्णानंद, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, उनको नेहरू ने 1954 में होम मिनिस्टर के तौर पर केंद्र में बुला लिया था। अब सवाल उठा कि यूपी का सीएम कौन बने। पद एक और दावेदार अनेक, लेकिन आखिरकार मुहर लगी डॉक्टर संपूर्णानंद के नाम पर। दिल से एक खालिस समाजवादी डॉक्टर संपूर्णानंद के समाजवाद में भारतीय संस्कृति और भारतीय विचार परंपरा के अनुरूप था। संपूर्णानंद राजनीति में होते हुए भी पूरी तरीके से राजनीतिक चीजों के प्रभाव से बचे हुए थे। उनका एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा है। बात तब की है जब आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस छोड़ चुके थे और उन्होंने प्रजा समाजवादी पार्टी बना ली। उस वक्त पंडित संपूर्णानंद कांग्रेस में थे और यूपी के मुख्यमंत्री भी थे। अब सवाल आया कि प्रजा समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र लिखेगा कौन। उन दिनों नरेंद्र देव जी की तबीयत भी थोड़ा नासाज रहा करती थी। अब सब लोगों ने आचार्य जी से पूछा कि उनके बिना घोषणा पत्र लिखेगा कौन। तो आचार्य जी ने जवाब दिया कि उन्होंने संपूर्णानंद से बात की हुई है और वो ही घोषणा पत्र लिख रहे हैं। इस बात पे उनके जो सहयोगी थे थोड़े से चिंतित हुए कि विरोधी पार्टी का आदमी भला क्या ही लिखेगा। लेकिन 3 महीने के बाद हाथ से लिखा हुआ एक बंडल आचार्य जी के पास पहुंचा, और कहा जाता है कि इस बंडल को आचार्य जी ने बिना देखे बिना पढ़े ही छपने के लिए भेज दिया। तो देखिए, इससे पता चलता है कि राजनीतिक मतभेद और उठापटक होने के बावजूद भी राजनीति का स्तर उस समय कितना ज्यादा था। संपूर्णानंद प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन 1960 में मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी वजह थी चंद्रभान गुप्त और कमलापति त्रिपाठी। इन दोनों लोगों को ही संपूर्णानंद जी के इस्तीफे का कारण माना जाता है। संपूर्णानंद जी को राजस्थान का राज्यपाल बना दिया गया और वहीं से उन्होंने राजनीति से रिटायरमेंट ले लिया। अब डॉक्टर संपूर्णानंद के बाद उत्तर प्रदेश की कमान संभाली चंद्रभानु गुप्त ने। राजनीति में एकदम माहिर थे चंद्रभानु गुप्त। नेताजी सुभाष को बहुत ही ज्यादा माना करते थे और यही बात उनके लिए एक दिक्कत बन गई। चंद्रभानु गुप्त 3 बार मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन अपना एक भी कार्यकाल वो कभी पूरा नहीं कर सके। जनता और विधायकों की पसंद तो थे चंद्रभानु, लेकिन कांग्रेस आला की आंखों की किरकिरी भी। दूसरी बार 1967 में मुख्यमंत्री बने, लेकिन गुटबाजी का शिकार हो गए और 19 दिन में ही उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। इसके बाद यूपी में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी,
लेकिन वो भी ज्यादा ना चल सकी और प्रदेश में साल भर के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। राष्ट्रपति शासन के बाद एक बार फिर राज्य की कमान मिली चंद्रभानु गुप्ता को। करीब एक साल तक इस पद पर वो बने रहे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कांग्रेस को हमेशा के लिए बदल दिया। सन 1969 जब कांग्रेस पार्टी में बिखराव का दौर शुरू हुआ। इंदिरा गांधी को केंद्र में कांग्रेस के अंदर से चुनौती दे रहे थे मोरारजी देसाई। चंद्रभानु गुप्ता मोरारजी के साथ हो लिए, लेकिन बाद में बदकिस्मती से यह गुट कामयाब नहीं हो सका। चंद्रभानु के साथ साथ कई बड़े नेताओं के करियर पर ब्रेक लग गया। 11 मार्च 1980 को खराब सेहत के चलते चंद्रभानु गुप्ता जी की मौत हो गई। चंद्रभानु गुप्ता से जुड़ा एक किस्सा जरूर कई बार सुनने को मिलता है। बात तब की है जब चंद्रशेखर, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने और उस समय कांग्रेस के युवा तुर्कों में जाने जाते थे, लगभग 10,000 प्रदर्शनकारी लेकर लखनऊ गए। चंद्रशेखर जब चंद्रभानु गुप्ता से मिले तो गुप्ता जी ने पूछा, बुला तो लिया, लेकिन 10,000 लोगों के लिए खाने पीने की क्या व्यवस्था है? तो चंद्रशेखर ने कहा, आपका राज है, आप बताएं। तब चंद्रभानु बोल पड़े, सब्जी पूड़ी पहुंचती ही होगी, मुझे पता था कि बुला तो लोगे लेकिन खाने का इंतजाम नहीं कर पाओगे। यह असर था उस समय की राजनीतिक लड़ाई का। चंद्रभानु गुप्ता के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर जो नाम आता है वो उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि आजाद भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। हम बात कर रहे हैं सुचेता कृपलानी की। सुचेता कृपलानी जी का जीवन बेहद दिलचस्प रहा है। एक बंगाली महिला जो पंजाब में पली बड़ी और मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की, ये अपने आप में एक विरला उदाहरण है। स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सुचेता कृपलानी उन 15 भारतीय महिलाओं में से एक हैं जिन्हें संविधान सभा में शामिल किया गया था और उन्होंने ही नेहरू के मशहूर भाषण से पहले राष्ट्रगान गाया था। सुचेता कृपलानी जी ने महात्मा गांधी और अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने ही आचार्य JB कृपलानी जी से शादी की थी। आजादी के वक्त 1947 में आचार्य कृपलानी ही कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन आजादी के बाद वो और उनके पति कांग्रेस से अलग हो गए थे और 1952 में सुचेता किसान मजदूर पार्टी की ओर से न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ी। ये चुनाव उन्होंने जीता भी, पर जल्द ही कांग्रेस में वो वापस आई और 1957 में कांग्रेस के टिकट पर इसी सीट से दोबारा चुनाव जीता भी। लेकिन आचार्य कृपलानी कांग्रेस से अलग ही रहे। दोनों पति पत्नी अलग अलग राजनीतिक विचारों के प्रति निष्ठा होने के बावजूद भी इन दोनों ने ही कभी भी एक दूसरे पर सवाल नहीं किया, जो कि एक अलग तरह का लोकतंत्र दिखाता है। दरअसल सुचेता कृपलानी का उत्तर प्रदेश का सीएम बनना भी एक संयोग ही था। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि कांग्रेस आलाकमान और चंद्रभानु गुप्ता जी की कभी बनती ही नहीं थी। राज्य में बड़े नेता थे, लेकिन गुटबाजी से बचने के लिए नेहरू ने सुचेता कृपलानी को चुना। सुचेता कृपलानी बतौर सीएम एक दिन में 8 से 10 गांव में जाती थी और लोगों से मिलती थी। बच्चों की शिक्षा पर उनका खासा जोर था। यह संयोग ही था कि प्रदेश की अगली महिला मुख्यमंत्री मायावती का जन्म भी सुचेता कृपलानी अस्पताल में ही हुआ। सुचेता कृपलानी के बाद उत्तर प्रदेश की कमान की बागडोर आई एक बार फिर चंद्रभानु गुप्ता जी के हाथ में, मगर 20 दिन के बाद ही पहली गैर कांग्रेसी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, जिसके नेता थे चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ही वो नेता थे जिन्होंने सिर्फ कांग्रेस के जनाधार को न केवल तोड़ा बल्कि राज्य को मुलायम सिंह जैसे नेता देने वाले भी चौधरी चरण सिंह ही थे। वो एक बड़े किसान नेता के तौर पर उभरे और किसानों के लिए उन्होंने कई बदलाव भी किए। कांग्रेस को छोड़कर भारतीय क्रांति दल बना चुके चौधरी चरण सिंह 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 और फिर 17 फरवरी 1970 से 1 सितंबर 1970 तक दो बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी वो अद्भुत थी, जिसमें जनसंघ भी था, सोशलिस्ट भी थे, प्रजा सोशलिस्ट भी थी और कम्युनिस्ट भी थे, साथ ही साथ स्वतंत्र पार्टी भी थी। इसके अलावा उन्हें बाहर से समर्थन दे रही थी इंदिरा गांधी की उस समय टूटी हुई कांग्रेस भी, जिसके उत्तर प्रदेश में नेता कमलापति त्रिपाठी थे। बाद में कमलापति त्रिपाठी ने समर्थन वापस लिया और सरकार गिर गई। इंदिरा गांधी ने बाद में यही फॉर्मूला चौधरी चरण सिंह के प्रधानमंत्री बनने पर भी दोहराया था। चौधरी चरण सिंह के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हट जाने के बाद कुछ समय के लिए फिर से राष्ट्रपति शासन लगाया गया। बाद में कांग्रेस के त्रिभुवन नारायण सिंह, जिन्हें की TN सिंह भी कहा जाता था, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। त्रिभुवन सिंह इंदिरा गांधी के नहीं बल्कि सिंडिकेट ग्रुप के नेता थे। वो कोई आम नेता नहीं थे, बल्कि चंदौली से 1957 में लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने राम मनोहर लोहिया जैसे धाकड़ नेता को चुनाव हराया था।
लेकिन शायद उनका अति आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा। जब त्रिभुवन नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने तो वो यूपी के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। उनको एक उपचुनाव में खड़ा होना था और सीट जीतनी थी, तो इनके लिए गोरखपुर की मणिराम सीट चुनी गई। महंत अवैधनाथ उपचुनाव में त्रिभुवन सिंह को अपना समर्थन दे चुके थे। मुख्यमंत्री को दूसरे भी दलों का समर्थन हासिल था। सभी दलों ने मुख्यमंत्री की जीत के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन टीएन सिंह विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने ही नहीं गए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नहीं करेगा प्रचार, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनके खिलाफ प्रचार किया और वो चुनाव हार गए। साथ ही मुख्यमंत्री पद भी उन्हें छोड़ना पड़ा। टीएन सिंह के जाने के बाद 4 अप्रैल 1971 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने इंदिरा गांधी के करीबी कमलापति त्रिपाठी। मगर उत्तर प्रदेश की राजनीति तो गजब की सियासत ठहरी। जो जिस खेमेबाजी में माहिर था वो ही उसका शिकार हो गया। उनके समय में पीएसी ने ऐसा विद्रोह किया कि आर्मी को बुलाना पड़ा और उनकी सरकार बैकफुट पर आ गई। इस विद्रोह का इतना जबरदस्त राजनीतिक असर हुआ कि 425 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में 280 सीटों वाली कांग्रेस की कमलापति त्रिपाठी सरकार को 12 जून 1973 को सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद यूपी में फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। हालांकि कमलापति की राजनीति खत्म नहीं हुई और उन्हें केंद्र में लाया गया। वो रेल मंत्री रहे। बाद में कई और मंत्रालयों में उन्हें कई जिम्मेदारियां मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा को बैठाया गया। इंदिरा गांधी का करीबी ना होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनना हेमवती नंदन बहुगुणा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बहुगुणा ने आते ही यूपी के हालात संभाले और 6 महीने बाद राज्य में अधमरी हो चुकी कांग्रेस को चुनाव भी जितवा दिया। हालांकि उन्हें तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भी जाना जाता है, लेकिन उस दौर में जेपी आंदोलन भी जोर पर था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दी थी। इस दौरान 1975 में बहुगुणा का इंदिरा गांधी से विवाद हो गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। और फिर जब 1977 में लोकसभा चुनावों की घोषणा हुई तो बहुगुणा ने पहली बार कांग्रेस से बगावत की। बहुगुणा जी ने पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम के साथ मिलकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी बनाई। हेमवती नंदन बहुगुणा के जाने के बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लग गया। 30 नवंबर 1975 से लेकर 21 जनवरी 1976 तक ये राष्ट्रपति शासन वहां पर लागू रहा। फिर नारायण दत्त तिवारी को यूपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया। वो उस वक्त काशीपुर के विधायक थे। इंदिरा गांधी कभी भी यूपी पर नियंत्रण नहीं खोना चाहती थी। नारायण दत्त तिवारी का पहला कार्यकाल तो छोटा सा ही रहा, लेकिन इसके साथ उत्तर प्रदेश में उनका कद बढ़ गया। एनडी तिवारी के बाकी कार्यकालों पर बात करने से पहले बात कर लेते हैं इमरजेंसी के बाद बने जनता पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने राम नरेश यादव के बारे में। 1977 के चुनाव के बाद उपचुनाव हुए, जिसमें राम नरेश जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। राम नरेश एटा के विधानसभा क्षेत्र निधौली कला से चुने गए थे। हालांकि उस वक्त वो आजमगढ़ से सांसद भी थे। चौधरी चरण सिंह ने राम नरेश से प्रभावित होकर लगातार 3 बार के विधायक रहे मुलायम सिंह यादव को नजरअंदाज करके 1977 में राम नरेश यादव को संयुक्त उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उन्हें 2 साल के भीतर ही अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। दरअसल आजमगढ़ उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद ही राम नरेश को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा, जिसके बाद जनता पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करने के लिए बनारसी दास को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। बाबू बनारसी दास करीब 1 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद ही इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन फिर से लगा दिया। बाबू बनारसी दास सामाजिक विषमताओं को दूर करने वाले एक दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान बना रहे थे। उनका जीवन सादगी भरा था और यहां तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने सरकारी बंगलों तक का इस्तेमाल नहीं किया। केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी से मोहभंग होने के बाद वीपी सिंह ने जून 1980 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर कमान संभाली। उस वक्त यूपी में डाकुओं का बड़ा आतंक था। वीपी सिंह ने वादा किया था कि डाकुओं को खत्म नहीं कर पाए तो इस्तीफा दे देंगे। काफी हद तक डाकुओं पर नियंत्रण कर भी लिया था और उन्हें मुख्यधारा में आने का निमंत्रण भी दे रहे थे, मौका भी दे रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से डाकुओं ने उनके भाई को ही मार डाला। इसके बाद वीपी ने रिजाइन कर दिया। यूपी में 2 ऐसे मुख्यमंत्री भी हुए जिन्होंने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कब्र खोदने का काम अच्छे से किया। वो भी दोनों पुराने कट्टर कांग्रेसी थे। पहले किसान नेता चौधरी चरण सिंह और दूसरे थे राजघराने से ताल्लुक रखने वाले वीपी सिंह। चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को मजबूर कर दिया था और वीपी ने राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स तोप घोटाले का आरोप लगाया, जिससे आखिरकार उनकी सरकार ही चली गई। वीपी सिंह के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने सुल्तानपुर के रहने वाले कांग्रेसी नेता श्रीपति मिश्रा।
वो जुलाई 1982 में मुख्यमंत्री बने। श्रीपति मिश्रा के दौर से ही कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पर पहुंच गई। लोग एक दूसरे की टांग खींचने में लगे थे। राजीव गांधी पुराने नेताओं को पसंद नहीं करते थे। श्रीपति मिश्र को अगस्त 1984 में इस्तीफा देना पड़ा और उनकी जगह एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने नारायण दत्त तिवारी सितंबर 1985। तब तक एनडी तिवारी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे, लेकिन फिर उन्हें राजीव गांधी ने केंद्र में बुला लिया और उनकी जगह मुख्यमंत्री बनाए गए गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाले वीर बहादुर सिंह। लेकिन वीर बहादुर का शासनकाल उत्तर प्रदेश में एक तरह से कयामत ही लेकर आया। उस दौर में 37 जिलों में दंगे हुए, अयोध्या विवाद शुरू हो गया, सरकार कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, राज्य में ऐसा सूखा पड़ा जो पूरी शताब्दी में ही नहीं पड़ा था। किसान महेंद्र सिंह टिकैत की अगुवाई में अपने रौद्र रूप में थे। राज्य का ग्रोथ रेट घटकर आधा रह गया था, लेकिन वीर बहादुर को कुर्सी पर बने रहना अच्छे से आता था। गांधी परिवार के तो वो पक्के भक्त थे, आधा समय दिल्ली में ही बिताते थे। इस दौर में बोफोर्स मामला भी तूल पकड़ रहा था और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमजोर होती दिख रही थी। उत्तर प्रदेश में पार्टी की गिरती साख को देखकर आखिरकार राजीव गांधी ने वापस से एनडी तिवारी को उत्तर प्रदेश भेजा और वीर बहादुर सिंह को दिल्ली बुला लिया गया। एनडी तिवारी करीब 1.5 साल यानी 1989 के दिसंबर तक मुख्यमंत्री रहे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में राम मंदिर से लेकर कई दूसरे मुद्दे आ चुके थे। एनडी तिवारी उत्तर प्रदेश में आखिरी कांग्रेसी मुख्यमंत्री साबित हुए। हालांकि तिवारी देश के ऐसे अकेले राजनेता जरूर बने जो आगे चलकर 2 राज्यों के मुख्यमंत्री बने। तिवारी के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत ने अलग ही करवट ले ली। अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का वर्चस्व घट रहा था, भाजपा मजबूती से उभर रही थी, जनता पार्टी का वर्चस्व भी खत्म हो चुका था। चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े नेता हाशिए पर जा चुके थे और अब उनकी जगह पर उभर रही थी नई पार्टियां, जैसे कि समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। उत्तर प्रदेश पर अगली कड़ी में आपको बताएंगे कि प्रदेश में कल्याण सिंह की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार बनने पर, फिर बीजेपी के हाशिए पर चले जाने और फिर प्रचंड बहुमत तक के आने के बीच रहे सभी मुख्यमंत्रियों के बारे में। आपको ये कड़ी कैसी लगी? अपने सुझाव बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर भी करें। जल्द मिलते हैं अगली ही कड़ी में।